हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग। क्या? प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। आपने देखा होगा पुराने काल से, पुराने टाइम से, ओल्ड टाइम से क्या हो रहे हैं, प्लांट अपने आप क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन साइंटिस्टों ने, ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट्स के लिए क्या किया, प्लांट्स को मॉडिफाई किया। क्या किया? प्लांट्स को मॉडिफाई किया। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो साइंस है, जो आर्ट है, वो ही क्या कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग। किसके लिए? हाई क्वालिटी, हाई इल्ड के लिए। आई बात समझ में? तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कशन करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले नीलसन एहिल नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सन 90s के अंदर क्या दिया, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, एकल पादप वर्ण दिया। इसके अंदर क्या होता है, जो हाई क्वालिटी का जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करके उनको अलग करते हैं। सिलेक्शन करके क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने के बाद में उसको कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जिससे क्या होगा, हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार अपने को क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। तो पहले क्या साइंटिस्ट थे, नीलसन एहिल। कब दिया? सन 90s के अंदर। क्या दिया? सिंगल प्लांट सिलेक्शन। सिंगल प्लांट सिलेक्शन, एकल पादप वरण। क्या होता है, इसके अंदर जो भी हाई क्वालिटी का प्लांट्स होता है उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग से उसका सिलेक्शन करके उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। क्लियर? उसके बाद में साइंटिस्ट आए जॉनसन, जिन्होंने सन 1903 के अंदर प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम की खोज की। इसके अंदर क्या होता है, समयुग्मजी जितने होते हैं आपके होमोजाइगस बोले तो टी 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 टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, समयुग्मजी। क्लियर? इन समयुग्मजी के मध्य इन्होंने क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर? सेल्फ पोलिनेशन के बाद में जो जनरेशन आई वो अपने पेरेंट्स से क्या थी, हाई क्वालिटी की थी। क्लियर? उसके बाद में साइंटिस्ट आए मेंडल। उसके बाद में कौन आए, मेंडल, जिनको फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर? इन्होंने क्या दिया, वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। क्या किए? वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे नीलसन एहिल, दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट थे जॉनसन। कब दिया? 1903 के अंदर। 1903 के अंदर क्या दिया, प्योर सिलेक्शन। क्या दिया? प्योर सिलेक्शन या प्योर वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम। क्या होता है शुद्ध वंशक्रम के अंदर, समयुग्मजी के मध्य स्वपरागण। क्या होता है, समयुग्मजी के मध्य स्वपरागण। क्लियर? उसके बाद में साइंटिस्ट आए मेंडल, जिन्होंने क्या दिया, वंशागति। क्या दी? वंशागति। क्लियर? अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। तो मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे वो 1856 के अंदर क्या किए, प्रतिपादित किए।
इनके नियम के बाद में इसमें कुछ क्या है, अपवाद आए। क्या है, अपवाद। जैसे कि आपका लिंकेज, सहलग्नता। क्या, लिंकेज या सहलग्नता। लिंकेज और सहलग्नता जो वर्ड था वो किसने दिया, डब्ल्यू बेटसन व पुन्नेट ने। किसने दिया, बेटसन व पुन्नेट ने। क्लियर। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या इंप्रूवमेंट आए, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गेहूं की बोनी किस्में, जिसके अंदर क्या किया, नोरेंटेन जो जीन है उसको क्या किया, इनहांस किया, उसको उसमें डाला, जिससे क्या हुआ, पौधे की जो हाइट थी वो क्या हो गई, कम, और जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, हाई। क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो सारे के सारे किस में लग गए, हाई यील्ड में, हाई प्रोडक्शन में। क्लियर। और इससे पहले वो क्या कर रहे थे, केवल और केवल प्लांट्स की ग्रोथ को इंप्रूव कर रहे थे। क्लियर। उसके बाद में अगर दूसरी बात करें तो गन्ने का नोबेलाइजेशन और मिलेट जो आपके मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मिलेट्स में। तो इनकी क्या करी गई, हाइब्रिड वेराइटी निकाली गई। क्या निकाली गई, हाइब्रिड वेराइटी। अगर उसके बाद में बात करते हैं कपास, तो कपास की हाइब्रिड वेराइटी निकाली गई, जिसे क्या कहते हैं, H4। ब्रीड का नाम क्या है, H4, हाइब्रिड 4। क्लियर। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे, अब डिस्कशन करेंगे हम डेफिनेशन की, कि प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है, पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को हार्दिक महत्व बनाने के लिए, पौधों का हार्दिक महत्व बनाने के लिए उसकी आनुवंशिकता में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। पादप प्रजनन एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जिसमें पौधों को आर्थिक महत्व के लिए उसकी आनुवंशिकता में क्या किया जाता है, परिवर्तन या सुधार किया जाता है। लिखिए, पादप प्रजनन एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जिसमें पौधों को आर्थिक महत्व के लिए उनकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्लियर। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बाय विच द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू मेक इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बाय विच द जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू मेक देम इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। क्लियर। उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी में 2-3 डेफिनेशन और दे रखी है, मैं उनको भी क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पादपों के जीन प्रारूप में मनुष्य की आवश्यकता के लिए परिवर्तन करना एवं उनको उपयोगी बनाना, यह क्या कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग। पौधों के जीनोटाइप में मनुष्य की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता के लिए उनके जीन प्रारूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है।
उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पादप प्रजनन में, हम उन सिद्धांतों एवं नियमों का उपयोग करते हैं जिनके द्वारा फसलों को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। क्लियर? आई बात समझ में? इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे किसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य। तो आप मुझे एक बात बताइए कि प्लांट्स तो पहले भी ग्रो हो रहे थे नेचुरली रूप से, इसमें आपका कोई रोल नहीं था, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, वो सब अलग चीज है, पर प्लांट तो ग्रो हो रहे थे। लेकिन आपने क्या किया? प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उसमें क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। किसके लिए? हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई क्वालिटी के लिए। उसके बाद में रेजिस्टेंस वेराइटी बनाई आपने, किसके लिए? डिजीज एंड प्लांट्स पेस्ट के लिए। डिजीज एंड पेस्ट के अगेंस्ट आपने क्या किया? उसमें चेंजेस किए। उसके बाद में आपने उसका टॉक्सिक जो कंटेंट था उसको क्या किया? इनहांस किया, इंक्रीज डिक्रीज किया। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव। यहां तक आप लिख लीजिए। चलिए आगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में यूट्यूब पर लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका हायर यील्ड। अधिक उपज। क्लियर? अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग का यूज किया है तो वो किस पर्पज से किया है? उसका सबसे पहला मोटिव है हायर यील्ड, अधिक उपज। क्लियर? तो आप न्यू हाइब्रिड वेराइटी का उपयोग करके आपकी जो यील्ड है उसको लगभग 20 से 25% क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। क्लियर? उसके बाद में इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका उत्पाद की अधिक गुणवत्ता। उत्पाद की अधिक गुणवत्ता। हाई क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या किया आपने? प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन आप जिस पर्पस से आप क्या कर रहे हो? फसल को ग्रो कर रहे हो, क्रॉप्स को उगा रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? जैसे कि आपकी सीरियल जितनी भी क्रॉप है, आप उसको किसके लिए ग्रो कर रहे हो? हाई प्रोटीन के लिए। किसके लिए? हाई प्रोटीन के लिए। अगर आप जितनी भी जितनी आपकी मिलेट्स हैं उनको किसके लिए ग्रो कर रहे हो? जैसे कि आपकी मक्का है तो मक्का की प्रोडक्शन तो हाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? लाइसिन जो है उसकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। मिठास क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अगर आप दलहनी फसलों का उपयोग कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए। अगर आप ऑयली सीड क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, तिलहनी फसलों को ग्रो कर रहे हो, तो उसमें तेल का जो कंटेंट है वो भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्लियर? तो इंप्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? ये तो क्या है आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है किसका? प्लांट ब्रीडिंग का। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम करते हैं तो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है आपका डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। तो कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्में विकसित करना।
कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। क्लियर? तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। आपको पता है सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू। क्योंकि वीड के थ्रू भी आपके लॉसेस होते हैं, बट वीड के थ्रू क्या होता है? केवल और केवल न्यूट्रेंट के लिए, केवल और केवल न्यूट्रेंट वाटर के लिए आपके वीड और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? कंपटीशन होता है। वीड और किसके अंदर? आपकी जो मेन क्रॉप है उसके अंदर क्या होता है? कंपटीशन होता है। लेकिन अगर खड़ी फसल में इंसेक्ट लग गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? कीट एवं रोग के द्वारा। तो आपको क्या करना है? प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ऐसी वेराइटी डेवलप करनी है जो कीट एवं रोगों के प्रति क्या हो? प्रतिरोधी हो, रेजिस्टेंस हो। क्लियर? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ ऑब्जेक्टिव। क्लियर? उसके बाद में है फोर्थ ऑब्जेक्टिव आपका अधिक दक्षता वाली किस्में विकसित करना। अधिक दक्षता वाली किस्में विकसित करना। वाली किस्में विकसित करना। इसका मतलब क्या है कि आपको अधिक दक्षता वाली किस्में विकसित करनी है, मतलब कि आप ऐसी वैरायटी डेवलप कीजिए जो प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में किसका उपयोग करें? आपके न्यूट्रिएंट्स का, आपके फर्टिलाइजर्स का, आपके वाटर का। क्लियर? अगर आपने ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी जिसको पानी की रिक्वायरमेंट अधिक है और आपके पास में क्या है? पानी कम है, तो उससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जो आपके पास में सोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। क्लियर? तो उसका मतलब है अधिक दक्षता वाली किस्में विकसित करना। उसके बाद में आपके फिफ्थ नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव आता है वो है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी, शीघ्र परिपक्वन। क्या आता है? शीघ्र परिपक्वन। शीघ्र परिपक्वन से क्या मतलब है कि किसान चाहता है कि वो अधिक से अधिक क्या करे? प्रोडक्शन करे, अधिक से अधिक पैसा कमाए। तो उसके लिए उसको 1 साल के जो ड्यूरेशन है, 1 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें वह चाहता है कि वह अधिक से अधिक क्या करे? क्रॉप्स को ग्रो करे, अधिक से अधिक फसलों को क्या करे? उगाए। क्लियर? तो उसके लिए जो फसल वो उसने उपयोग में ले रखी है वो क्या होनी चाहिए? जल्दी से जल्दी क्या होनी चाहिए? पकनी चाहिए, ताकि दूसरी फसल के लिए उसको टाइम मिल सके। जैसे धान की फसल का जो टाइम है उसको अपन ने क्या किया? कम किया, ताकि गेहूं की फसल को, नेक्स्ट फसल को क्या मिल जाए? अधिक टाइम मिल जाए और वह 1 साल के ड्यूरेशन में अधिक से अधिक क्या कर सके? क्रॉप ग्रो कर सके। क्लियर? तो वो है शीघ्र परिपक्वन। क्लियर? क्या है वो? शीघ्र परिपक्वन। उसके बाद में बात करते हैं समकाल पक्वन की। छठे नंबर पर आता है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता से क्या मतलब है कि आपकी जो फसल है वो क्या होनी चाहिए? एक साथ मैच्योर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक साथ क्या होनी चाहिए? मैच्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी आधी फसल तो क्या हो रही है? 45 से 50 दिन में क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है। और आपकी आधी फसल क्या है? 60 से 65 में क्या हो रही है? डेज में क्या हो रही है? मैच्योर होनी चाहिए, मैच्योर हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान मैच्योरिटी, अगर सेम मैच्योरिटी टाइम है तो आप फसल को एक साथ हार्वेस्ट कर सकते हो, फसल को एक साथ काट सकते हो और फसल को एक साथ
अपने फील्ड से कहां ले जा सकते हो, आपके घर ले जा सकते हो। आई बात समझ में। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो बात करते हैं हम प्रकाश असंवेदिता की। किसकी? प्रकाश असंवेदिता की। 7वें नंबर पे है आपका प्रकाश असंवेदिता। प्रकाश असंवेदिता से क्या मतलब है कि आपने जो फसल ग्रो की है, आपने जो फसल ग्रो की है आपके एरिया में, उसके ऊपर सनलाइट का, प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर फसलें होती हैं जिनको क्या होता है, अधिक सनलाइट की आवश्यकता होती है, अधिक टाइम तक सनलाइट की आवश्यकता होती है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो आपकी कम सनलाइट में, कम टाइम पीरियड में क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी फसलों को ग्रो करना है जिनके ऊपर, ऐसी वेराइटी को आपको क्या करना है, डेवलप करना है जिनके ऊपर प्रकाश की या सनलाइट के टाइम पीरियड का कोई फर्क ना पड़े। क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे। अब बात करते हैं प्रसुप्ति या डोरमेंसी की। किसकी? प्रसुप्ति या डोरमेंसी की। 8वें नंबर का पॉइंट है आपका प्रसुप्ति या डोरमेंसी। प्रसुप्ति या डोरमेंसी से क्या मतलब है कि आपके पुराने टाइम में जो फसलें होती थी वो क्या होती थी, हार्वेस्ट करने से पहले जो बीज थे वो बालियों के अंदर ही क्या हो जाते थे, बरसात के टाइम में ग्रो हो जाते थे। क्या हो जाते थे? ग्रो हो जाते थे। मतलब फार्मर को प्रोडक्शन मिलने से पहले ही क्या हो जाती थी, नेक्स्ट जनरेशन प्लांट की आ जाती थी, उससे उसको अधिक नुकसान होता था। तो अपन ने क्या किया, प्रसुप्ति या डोरमेंसी वाले जो कैरेक्टर है वो अपनी वेराइटी के अंदर क्या किए, डेवलप किए, ताकि वह टाइम से पहले क्या ना हो, मैच्योर ना हो। क्लियर? उसके बाद में अगर बात करते हैं तो वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, इसमें क्या किया अपन ने, जो अपनी फसल थी जैसे कि आपकी मक्का, पहले मक्का को क्या था, केवल और केवल खरीफ सीजन में क्या किया जाता था, ग्रो किया जाता। लेकिन इसमें चेंजेस करने के बाद में, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इसमें चेंजेस करने के बाद में इसको रबी और जायद दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? तो न्यू वेराइटी फॉर न्यू सीजन। वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। क्लियर? उसके बाद में अगर 10वें नंबर पर हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, ड्रॉट वेराइटी जो थी, ड्रॉट एंड साल्ट रेजिस्टेंट, सूखा एवं लवण प्रतिरोधी किस्में हमने क्या की, विकसित की। सूखा एवं लवण प्रतिरोधी किस्में, सूखा एवं लवण प्रतिरोधी किस्में। इसके अंदर क्या किया गया कि वेराइटीज या प्लांट्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर अपन ने ऐसे जीन डाले जो क्या थे, लवण एवं सूखा प्रतिरोधी थे। जिन एरियो में वाटर की रिक्वायरमेंट, जिन एरियो में वाटर के सोर्सेस कम है, तो उनके लिए हमने ऐसी वेराइटी डेवलप की जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। क्लियर? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कंटेंट, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस या कंटेंट। पहले आप ये उतार लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। फ्री फ्रॉम टॉक्सिक कंटेंट।
या सब्सटेंस। अविषालु, अविषालु पदार्थों से मुक्त। अविषालु पदार्थों से मुक्त। जैसे कि आपकी जो सरसों होती है उसमें ईसोरिक अम्ल पाया जाता है। सरसों में क्या पाया जाता है? ईसोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए क्या होता है? हेल्थ के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको हमने क्या किया? कम किया, या उस टॉक्सिक सब्सटेंस से उनको क्या किया? फ्री किया, ताकि वो अपनी हेल्थ के लिए क्या ना हो? नुकसानदायक ना हो। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अविसरण। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? अविसरण की। तो अविसरण का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम पे जो क्रॉप्स थी, पहले के टाइम पे जो क्रॉप्स थी, उनमें जो फलियां थी, उनमें जो फलियां थी वो क्या थी? हार्वेस्ट करने से पहले ही क्या हो जाती थी? स्प्राउट हो जाती थी, फूट जाती थी। क्या हो जाती थी? स्प्राउट हो जाती थी या फूट हो जाती थी, फूट जाती थी। तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने क्या किया? ऐसी रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप करी जो क्या हो? लॉन्ग टाइम तक टिकी रहे और हार्वेस्टिंग तक उनके अंदर क्या ना हो? स्प्राउट ना हो। वो क्या ना हो? स्प्राउट ना हो। तो प्लांट ब्रीडिंग के जो जो ऑब्जेक्टिव थे वो हम सारे के सारे क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। बाकी का जो भी कंटेंट है, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप मशाल एजुकेशन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़े रहिए। इसके बाद में बाकी का जो कंटेंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।